आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पेडागोजी का ये चौथा लेक्चर देखेंगे। और देखिए इस वीडियो में ना, इस क्लास में हम पेडागोजी के वे प्रश्न देखेंगे जो सिर्फ 3 या 4 पेजेस से आते हैं। देखिए मैं आपको कुछ पेजेस दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहला आमुख, दूसरा 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से, ठीक, बस इतने ही पेज हैं। तो देखो 1 2 3 4 पेज, बस इन 4 पेज से ना कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के चाहे जैसे तोड़ मरोड़ के पूछ दे, लेकिन इन्हीं से आते हैं। तो अगर आप इनको समझ लेते हैं ना, इन 4 पेज को समझ लेते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके 8 नंबर फिक्स हैं, कहीं नहीं जाने वाले। सिर्फ इन 4 पेज को पढ़ लिया, 8 नंबर आपके फिक्स हैं। और मैं आपको बताऊंगी ये 8 नंबर कहाँ कहाँ से आते हैं और पिछले एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं पेजेस से। मैंने सभी एग्जाम्स के नहीं लिए, कुछ ही क्वेश्चंस लिए जो एकदम डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो मोड़ के पूछे गए हैं, घुमा फिरा के पूछे गए हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको वे क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ जो सीधे पूछ लिए जाते हैं इनसे, और हम इनको समझेंगे क्या क्या है इन 4 पेज में, क्या खास है इन 4 पेजों में ऐसा कि 8 नंबर मिल जाते हैं। अब सोचो पेडागोजी में सिर्फ 15 नंबर के होते हैं ना, पेडागोजी 15 नंबर के पेडागोजी में 8 नंबर अगर सिर्फ यहीं से आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक, मोर देन 50%। तो अगर आप ये 4 नंबर पढ़ लेते हैं ना, मतलब 4 पेज पढ़ लेते हैं, तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। तो यह वीडियो ना पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर इसे पढ़ लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको 8 नंबर से रोक सके, ठीक, कोई नहीं आपको रोक सकता 8 नंबर लाने से कम 8 नंर सिर्फ इन 4 पेजेस से। और मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आप ला सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं वे क्वेश्चंस जो इससे आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन यहीं से आया है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पर्यावरण विज्ञान में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? अब सोचो निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, ठीक, देख रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इन्हीं 4 पेजेस से आते हैं। तो ये 4 पेज कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। और पता है आप इन्हीं 4 पेज को ना कभी नहीं पढ़ते, कोई आपको नहीं बताता कि ये 4 पेज आपको पढ़ने हैं, और आप इन 4 पेज को छोड़ के बाकी पूरी बुक पढ़ जाते हैं, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट है यही 4 पेज। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इन 4 पेज के बारे में। सबसे पहले पेज का और सबसे पहला पैराग्राफ है जो आमुख कहलाता है या प्रियम्बल। वह होता है जिसमें हमारी बुक की, जैसे कि हमारा संविधान की प्रस्तावना है ना, ठीक ऐसे ही हर किताब की एक अपनी प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना में उस पूरी किताब का निचोड़ होता है कि इस किताब में क्या रखा गया है, ठीक, इस किताब की क्या खास बात है, क्यों इस किताब को लिखा गया है, यह सब कुछ प्रस्तावना में निहित होता है, ठीक। तो यही प्रस्तावना है सबसे पहली प्रस्तावना। इसके बारे में ईवीएस की बुक के बारे में जो टीचर्स को पढ़ाने से पहले पढ़ लेनी है, ठीक। तो इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या बताता है, ठीक। और आंसर भी इसी में दिया हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित आता है, ठीक। अब देखिए यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। अर्थात यहाँ ये कहना चाहता है कि जो किताब है, ठीक, और जो किताबी ज्ञान है वह बच्चों को उनके समाज से दूर कर देती है। स्कूल की बातें स्कूल में, घर की बातें घर पे। जो स्कूल में सिखाया गया वो घर पे नहीं लागू होगा, जो घर में सीखा हो स्कूल में नहीं लागू होगा। यह है किताबी ज्ञान, और इसी किताबी ज्ञान से बाहर निकालना और घर और स्कूल को आपस में जोड़ देना, यही सिखलाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,
आया समझ में? अब देखिए, नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि छात्रों को क्या नहीं सिखाना है, मतलब ईवीएस में या छात्रों को पढ़ाने के दौरान क्या नहीं सिखाना है, तो उनको रटना नहीं सिखाना है। ठीक है, किस प्रक्रिया का विरोध किया गया है, तो रटने की प्रक्रिया का विरोध किया गया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से, और दूसरा क्वेश्चन बनता है रटना नहीं है। ठीक है, क्या किस तरह से बच्चों को हम रटने से दूर कर सकते हैं, या कैसे हम उन्हें क्या नहीं सिखाना है। ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति बच्चों में विकसित नहीं करनी है। जैसे आज भी देखो, आप क्या करते हो, 10 पेज के पीडीएफ लेते हो कहीं से, उसको रट जाते हो, इसको रट लो, रट लिया तो आ जाएगा एग्जाम में। तो यह प्रवृत्ति जो हमारे अंदर विकसित की गई है, जो यह प्रवृत्ति हमारे अंदर बनाई गई है कि इसको रट लो, यह एग्जाम में आने वाला है, यह प्रवृत्ति बच्चों के अंदर नहीं लानी है। बच्चों को समझाना है, उनको सीखने पर जोर देना है, उनको किसी चीज से जुड़ने पर ध्यान देना है, संवेदनशील बनाना है, उनको रटने की प्रवृत्ति नहीं सिखानी है। ठीक, तो 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005, यह पहली चीज सिखाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, और दूसरी सिखाती है कि जो जानकारियां हैं ना, उनको रटाना नहीं है, बच्चे को सिखाना है, बच्चा खुद से सीखे, करके सीखे। ठीक, तो 2 चीजें आपने यहां से जानी। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएंगे। यहां से बनता है तीसरा पॉइंट, और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या सुझाती है, तो यह बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना सिखलाती है, मतलब यह अलग नहीं करती। ठीक है, दूसरा, यह जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। ठीक, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, यह बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ती है, पहली चीज, और दूसरी चीज जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, रटिए मत, समझ लीजिए कि समझना क्यों जरूरी है, रटना क्यों बुरा है, क्यों हम न रटे। रटना हम भूल सकते हैं, भूलने की प्रवृत्ति इंसान की सबसे ज्यादा होती है। 1 घंटे में आप 80% भूल जाते हैं। अगर आप 24 घंटे ना पढ़े ना, अभी आपने कुछ पढ़ा, अगर 24 घंटे तक आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो आप 80% भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे समझ लेते हैं तो वह आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। जो चीजें आपने करके सीखी हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं, जो आपने रटा हुआ है उसे आप भूल जाते हैं। तो इसलिए रटना गलत है। ठीक, किसी भी चीज को पहले समझना चाहिए, उसे अच्छे से समझिए। तो यहाँ भी आप ना इसे रटने का काम मत कीजिएगा, समझने का काम कीजिएगा। और क्या समझना है कि पहली चीज समझनी है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ना सिखाती है। दूसरा समझना है कि जानकारी को रटना नहीं है, कोई भी जानकारी हमको ऐसा नहीं लेनी है, उसे हमें समझ के लेनी है, उसके बारे में सोचना है, चिंतन करना है, तब उसे समझना है। ठीक है, और तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है, तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है। यह पूछता भी है पाठ्यक्रम केंद्रित, बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, तो शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो इन 3 क्वेश्चन, यहाँ पर आपने 3 क्वेश्चन पढ़े ना, इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना तय है हर एग्जाम में। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट में। अब आ जाते हैं हम अगला जो हमें पढ़ना है इसके बारे में। देखिए, इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है, मतलब 1986 में जो कहा गया कि शिक्षा बाल केंद्रित होगी, यह किस पर निर्भर करता है,
1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई, उसमें कहा गया कि शिक्षा बाल केंद्रित होगी। ठीक, तो जब ये बाल केंद्रित होगी तो ये बाल केंद्रित बनाएगा कौन? हम शिक्षक और छात्र और माता पिता और पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, ये सभी मिलकर ही तो बनाएंगे ना उसे बाल केंद्रित। तो किस प्रकार से उसे बाल केंद्रित बनाया जा सकता है? तो इस पर, यह किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। बाल केंद्रित का मतलब क्या हुआ? केंद्र में है बच्चा, जो छोटा बच्चा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो छात्र है, वह केंद्र में है। और वह केंद्र में है, इसका मतलब क्या है कि वह सीख रहा है, उसको सिखाने नहीं है, वह सीख रहा है, उसको रटाना नहीं है, जानकारियां उसके दिमाग में ठूसनी नहीं है, डालनी नहीं है, उसको जानकारियों के लिए प्रेरित करना है, वह और ज्यादा सीखने की कोशिश करे, उसके अंदर से क्वेश्चन आए, जिज्ञासाएं उसके अंदर उत्पन्न हो, यह उसे, हमें उसके लिए उसको प्रेरित करना है। ठीक, तो हम उसे अवसर देंगे। क्या करेंगे? अवसर देंगे। शिक्षक क्या कर सकते हैं? अवसर दे सकते हैं। स्कूल के प्राचार्य उस अवसर के लिए ऐसे शिक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं और या शिक्षकों को ऐसा सिखा सकते हैं। उनकी हमेशा कुछ दिनों पर एक मीटिंग अरेंज करवाई जाए, उनको बताया जाए। खैर हम बाद में ये सब बातें करेंगे, लेकिन अभी शिक्षक कैसे कर सकते हैं और अध्यापक जो टीचर है, प्रिंसिपल कैसे कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों, ठीक, बच्चा कल्पना करे। जैसे कि हमने, मान लीजिए हमने बच्चे को बताया कि एक जगह है जहां पर घर 2 मंजिले बनाए जाते हैं और नीचे वाले फ्लोर पर लोग नहीं रहते। ठीक, 2 मंजिले घर हैं, नीचे वाले मंजिल पे घर लोग नहीं रहते, लोग ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं और नीचे वाली मंजिल पर वे लोग अपनी गाय, भैंस और जानवरों को रखते हैं, बकरियों को रखते हैं और उनके लिए खाने वाले, पीने वाली जो चीजें हैं वे नीचे वाले फ्लोर पे रखते हैं। तो बताओ ऐसा वे क्यों करते हैं और यह जगह कहाँ हो सकती है, यह जगह कैसी होगी, इसका चित्र बनाओ। ऐसे काम अगर हम बच्चों को देते हैं तो बच्चा करके सीखेगा। वह कल्पना करेगा कि यह घर कैसा होगा, वह घर किस जगह पर होगा। ठीक, आपके मस्तिष्क में तो इसका आंसर आ गया होगा ना कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। अगर नहीं आया तो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक, तो कल्पनाशील गतिविधियां और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान उसके अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे नए ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं? क्वेश्चन ये बनता है, नए ज्ञान का सृजन बच्चा कैसे करता है? तो वह पहला सूचना सामग्री से जुड़कर, ठीक है, नए ज्ञान का सृजन कैसे करता है? सूचना सामग्री से जुड़कर, ठीक है, और आजादी के साथ कल्पनाशील गतिविधियों के द्वारा और सवालों की मदद से। ठीक, बच्चा ज्ञान का सृजन कैसे करता है? कल्पनाशील गतिविधियों के द्वारा, सवालों के द्वारा, सूचना सामग्री से जुड़कर। ठीक, इस तरीके से वो ज्ञान का सृजन करता है। अगला देखते हैं, यह क्वेश्चन भी बनता है। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। देखिए, अभी मैं बता रही हूँ, हम लोगों ने जो पढ़ाई करी, बचपन में जो पढ़ाई करी, और अभी भी काफी जगह पे ऐसा होता है कि पुस्तकें हम उतनी ही पढ़ते हैं जितना कि एग्जाम में आने वाला है। अभी का एग्जाम्पल दूं, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये 4 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, तो मैं आपको क्या प्रेरित कर रही हूँ कि ये 4 पेज आप पढ़ लो, आपके 8 नंबर पक्के। तो ये 4 पेज क्यों आपको पढ़ाने के लिए मैं बोल रही हूँ? ताकि आपको नंबर मिल जाए। मैं ये गलत कर रही हूँ ना? यह तरीका गलत है, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इसको समझ लो। ठीक, आप इन 4 पेजेस को अगर समझ लेते हो
तो आप परीक्षा में अच्छा कर पाओगे। आप अगर ये 4 पेज समझ लेते हो तो आप बच्चों को समझ जाओगे। आप होने वाले शिक्षक हो और एक शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वो बच्चों को समझे। और इस 4 पेज में पूरी तरह से आप शिक्षकों को बच्चों को समझने की गतिविधियां दी हुई हैं कि कैसे आप बच्चे को समझ सकते हो, कैसे आप उसे पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप सीखेंगे। तो ये मेरा तरीका सही है, लेकिन जब मैं यह आपसे मैंने कहा कि आप जैसे ही इसे पढ़ेंगे, ये 4 पेज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 8 नंबर पक्के। वह तरीका मेरा गलत था और यही तरीका होता है, हमारे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ कि टीचर्स ने कहा इतना पढ़ लो, एग्जाम में यहाँ से आएंगे। जब हम अनसॉल्व लेके ना उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अनसॉल्व लेते हैं और जितने क्वेश्चन पिछले साल के आए हैं हम उनको पढ़ लेते हैं, तो क्या होता है, हम उतने क्वेश्चन हमारे माइंड में तैयार हो जाते हैं कि अब तो इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम अपने ज्ञान को विस्तृत नहीं करते हैं, उनको विस्तार नहीं देते हैं। ठीक, ये एक रटी रटाई जो पद्धति चल रही है, वही पद्धति बच्चों को पंगु बना देती है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा का एकमात्र आधार जो बना दिया गया पाठ्य पुस्तक को, यही गलत किया गया। ठीक, तो यही पूछता है कि पाठ्य पुस्तक को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए, तो परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए। और अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, यह निगेटिव पॉइंट है। ठीक, जो ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं ना, या पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो जहां भी यह वर्ड आए कि परीक्षा के लिए या परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो आप समझ जाइए कि वह निगेटिव आंसर दिया हुआ है। और वह अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और यह आंसर निगेटिव है तो कभी भी यह सही नहीं होगा। यह ऑप्शन देखते ही आप इसको कट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला लाइन, सृजन और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सृजन और पहल को विकसित करना। आया समझ में? यहाँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बच्चा है वह कैसे सीखता है, ज्ञान का सृजन कैसे करता है। वह यहाँ पर सृजन है ना, ये ज्ञान का सृजन है। तो ज्ञान का सृजन कैसे करता है? सूचना सामग्री से जुड़कर, सवालों की मदद से और कल्पनाशील गतिविधियों के द्वारा। और सृजन और पहल को विकसित करने के लिए क्या जरूरी है? हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने। मतलब बच्चा सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार है, यानी बाल केंद्रित, वही सीखेगा, हमें कुछ नहीं करना, उसे हमें एक साधन के रूप में उसके सामने प्रस्तुत होना है। हम उसके लिए साधन हैं और हम ऐसे साधन हैं जो उसके मन में आने वाले प्रश्नों को और ज्यादा विस्तृत करेंगे। ठीक, उसकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं करेंगे, उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देंगे। हम शिक्षक ऐसे होने चाहिए, पूरा भागीदार माने और बनाएं, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। जैसे कि जो मैंने कहा ना, अनसॉल्व ले लेते हो आप, अलग अलग जो प्रकाशन के अनसॉल्व आते हैं, आप अनसॉल्व लेते हो और उनको रट जाते हो। या अभी जो जब आप YouTube पे पढ़ते हो तो क्या करते हो, PDF डाउनलोड कर लेते हो, पढ़ लेते हो, कहीं से भी आप PDF लेते हो, पढ़ लेते हो कि इसमें से तो क्वेश्चन आ ही जाने हैं। तो जब आप ये वाला काम करते हो तो आप एक निर्धारित खुराक लेते हो। निर्धारित खुराक मतलब 10 क्वेश्चन है, आपने 10 क्वेश्चन पढ़ा और एग्जाम में वे 10 क्वेश्चन आए तो आपने कर लिया। अगर 11वां क्वेश्चन से उससे थोड़ा सा भी घुमा के पूछा तो आप फेल। वहां आप उसको बारे में सोच ही नहीं पाते कि अब क्या करें। तो यही कहलाती है निर्धारित खुराक। तो बच्चे को निर्धारित खुराक नहीं देनी है, उसे उसके जिज्ञासाओं को बढ़ाना है, वो जितना ज्यादा ले सके। ठीक, अगला देखते हैं हम। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चा ज्ञान का सृजन कहाँ से करता है, तो वह सूचना सामग्री से जुड़कर, सवालों के द्वारा और कल्पनाशील गतिविधियों के द्वारा। यहाँ देखिए 2 चीजें हैं, एक तो है कल्पना और दूसरा है गतिविधि। तो वह कल्पना भी करता है, मतलब अपने माइंड का भी प्रयोग करता है, और गतिविधियां जो वह करता है, फिजिकल जो काम करता है, सीखने के लिए जो प्रयोग करता है, जो निरीक्षण करता है, वह गतिविधियां हैं। ठीक, तो इन सब के द्वारा वह क्या करता है, अपने ज्ञान का सृजन करता है। तो यह क्वेश्चन भी बनता है। अब देखिए
और जो हमारे उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य थे अभी हमारे, कि बच्चे में ज्ञान की जो ज्ञान की पहल हो, बच्चे में ज्ञान का सृजन हो। तो यह उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की मांग करते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है भाई, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, किसी को टाइम लगता है काफी ज्यादा सीखने में। तो ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दैनिक समय सारणी कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए या चुस्त होनी चाहिए, या कोई भी नहीं, या दोनों। ठीक, लचीलापन या कठोर या लचीलापन दोनों, या हमेशा ही कठोर, ऐसे ऑप्शन बनते हैं इसके। तो दैनिक समय सारणी कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। और वार्षिक कैलेंडर कैसा होना चाहिए, वह चुस्त होना चाहिए, मतलब कि वह कठोर होना चाहिए। चुस्त मतलब कठोर होता है। तो दैनिक समय सारणी बच्चे की कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, और वार्षिक कैलेंडर कठोर होना चाहिए। वार्षिक कैलेंडर का मतलब क्या है कि जितने दिन निर्धारित किए गए हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, उतने दिन किसी विद्यालय में जितने भी दिन निर्धारित किए गए हैं कि इतने दिन क्लासेस चलेंगी, उतने दिन क्लासेस चलनी ही चाहिए। तो वह निर्धारित है और वह कठोर होगा। और जब ये कहा जाता है कि अगर हम उसे दैनिक जो दिनचर्या है उसे हम लचीला रखें, तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है उसको समझाने की वह कम या ज़्यादा हो सकती है। आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। ठीक है, तो जैसे 200 दिन प्राइमरी स्कूल के लिए और 220 दिन मिडिल स्कूल के लिए, ये है ना, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए और प्राथमिक विद्यालयों के लिए। तो 200 दिन जब हमने कहा कि 200 दिन होना ही चाहिए, ठीक, वार्षिक कैलेंडर 200 दिन का होना चाहिए, या 200 दिन स्कूल चलना ही चाहिए, तो ये क्या हो गया, यह कठोर हो गया। और जब हम लचीलेपन की बात कर रहे हैं तो क्या है, 45 घंटे 6 दिन में होनी चाहिए, मतलब एक हफ्ते में 45 घंटे। और उस 45 घंटे में जब हम पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चे को, तो हम किसी दिन ज़्यादा समय उसको जैसे हम किसी दिन उसको घुमाने के लिए लेते गए, कहीं बाहर ले गए, किसी गार्डन में ले गए, कहीं तालाब के पास ले गए, या हमने उसके परिवार के बारे में बात कर ली, उसके बारे में बात कर ली। तो जो हमारी पढ़ाई है, जो समय है, जो दैनिक समय सारणी है, वह लचीली रखनी चाहिए। कभी हमने उसके साथ तो कुछ बाहरी बातें कर ली, जैसे कि जो शिक्षा से संबंधित हो, जिसके द्वारा हम बच्चे के बारे में और ज़्यादा जान सकें। शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे के मनोभाव को समझे, बच्चे के भावनाओं को समझे, और बच्चे के पेरेंट्स के बारे में, बच्चे के परिवार के बारे में भी जानने की कोशिश करें। नहीं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि दैनिक समय सारणी कैसी होनी चाहिए और वार्षिक कैलेंडर कैसा होना चाहिए, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि जो अगर 200 दिन या 220 दिन जो पढ़ाने हैं हमें, जो निश्चित किए गए हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए, वह हकीकत में हो। ठीक, शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। यानी शिक्षण और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, बच्चों को खुशी का अनुभव कराए। ठीक, ऐसा ना हो कि मूल्यांकन के बाद बच्चा घर जाए तो अपनी रिपोर्ट कार्ड ले जाने में उसको डर लगे। ठीक, मापन ऐसा नहीं होना चाहिए, और मूल्यांकन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाए। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुश हो, वह कुछ और सीखने की कोशिश करे। ठीक है, बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, यह पाठ्यक्रम बच्चों में किस चीज को प्राथमिकता देता है, क्वेश्चन ये बनता है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पिछले किसी साल में, 2016 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि
पाठ्यक्रम क्या करता है, पाठ्यक्रम में प्राथमिकता किसको देता है पाठ्यक्रम। तो यह जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है वह सोच विचार और विस्मय को, ठीक है, छोटे समूहों में बातचीत, जैसे बच्चे सहपाठियों के साथ मिलकर जब पढ़ते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका ग्रुप बना दिया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, तो उसमें बातचीत और बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियां, मतलब शारीरिक कार्य, ठीक है, इनसे गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन एक बना। अगला देख लेते हैं। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, अब तक का जो हमने पढ़ा ना उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप समझ ही लीजिए। बच्चा अगर किसी पेड़ को देखता है ना, तो इसका मतलब है कि वो पूरे पेड़ को देखता है, उसकी पत्ती को नहीं देखता सिर्फ, या उसके तने को नहीं देखता, वह पूरे पेड़ को देखता है, ठीक। तो जब वो पूरे पेड़ को देख रहा है तो क्या हुआ कि वह समग्र रूप में देख रहा है। बच्चा अगर विद्यालय को देख रहा है ना, तो उसमें किसी एक क्लास को नहीं देखता है, वो पहले पूरे विद्यालय को देखता है। बच्चा अगर आपको देख रहा है तो पूरा आपको देखता है, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके चेहरे को देख रहा है, सिर्फ आपके बालों को देख रहा है, वो आपको पूरा देख रहा है, समग्र, आप उसके लिए पूरे हो, कंप्लीट, ठीक। तो इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। और इस आयु वर्ग का मतलब क्या हुआ, इस आयु वर्ग का मतलब हुआ कक्षा 3 से 5 तक के, मतलब कक्षा 5 तक के बच्चे, इसमें 1 2 3 4 5 सब आ जाते हैं। तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे सभी आ गए। तो ये अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन भी आया है, बच्चा किसी चीज़ को, हम बच्चे को पूरी बात क्यों बताते हैं, उसे हम वर्गीकरण करके क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि वह हर चीज़ को समग्र रूप में देखता है। ये तो 2018 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, इससे 2018 और 2019 में भी इससे क्वेश्चन बना हुआ है, भागों में नहीं, तथा इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखती। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है ये पॉइंट कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बना कि बच्चा किस रूप में देखता है किसी चीज़ को, तो वह समग्र रूप में देखता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बना कि ईवीएस में सामाजिक अध्ययन और विज्ञान और गणित, इन तीनों को एक साथ क्यों रखा गया, सॉरी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, इन दोनों को एक में ही क्यों रखा गया है, इनको अलग अलग क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो इसकी वजह क्या है कि वह विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को अलग अलग रूप में नहीं देखता, और एक क्वेश्चन आया हुआ है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। विज्ञान का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक, और सामाजिक अध्ययन का मतलब क्या हुआ, सामाजिक घटक, ठीक। तो जैसे कि अगर हम बच्चे के भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे को बताएं भूगोल, बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन वही हम कहें तुम्हारे घर के आसपास कोई तालाब है, कोई पहाड़ है, कोई नदी आसपास में बहती है, तो बच्चा इसको समझ लेगा। तो ये क्या हो गया, सामाजिक हो गया। और अगर हम बात करें उसके पेड़ पौधों की, तुम्हारे आसपास कोई पेड़ पौधे हैं जो तुमने कल बीज बोए थे, उनका अंकुरण हुआ या नहीं हुआ, तुमने जो बीज लगाए वे पौधे कैसे बन रहे हैं, उनको देखा, पहले एक पत्ती निकली कि 2 पत्ती निकली, ऐसी जब बातें करते हैं ना, तो यह बच्चे के प्रकृति से जुड़ जाता है। और प्रकृति मतलब विज्ञान, विज्ञान ही तो प्रकृति है, ठीक है। इन घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषयों से उप विषयों की सूची लेने के बजाय ऐसे उप विषय या थीम प्रस्तावित कर रहा है जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हों। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, यह दूसरा प्रश्न था यहाँ पे, ठीक, कि पहला प्रश्न यहाँ से बना था कि बच्चा किस रूप में देखता है किसी विषय को, अपने परिवेश को, तो समग्र रूप में। दूसरा प्रश्न था विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को अलग अलग न करके ईवीएस के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है, तो इसलिए क्योंकि बच्चा परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटक को अलग अलग नहीं कर सकता। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, पर्यावरण विषय का पाठ्यक्रम, नहीं, तीसरा ये बनता है कि अलग अलग उप विषयों में पर्यावरण अध्ययन को क्यों नहीं रखा जाता, क्यों उसे ऐसे थीम में रखा जाता है, ठीक है। जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है वह अलग अलग विषयों से
जैसे कि विज्ञान का विषय है, मैं आपको इसको समझा रही हूँ, इसको समझना अच्छे से। जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम हुआ, तो विज्ञान के पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पहला मान लीजिए पाठ्यक्रम ये हो गया, अगर मैं विज्ञान की बात कर रही हूँ तो पौधे जो होते हैं वे सांस लेते हैं, ठीक। अब हम बच्चे को हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा, ईवीएस में ऐसा नहीं रखा गया है ऐसा कोई भी कि वैसे पौधे सांस लेते हैं, या ऐसा नहीं रखा गया कि जो भोजन है वह पौधों से प्राप्त होता है या जानवरों से प्राप्त होता है, ठीक। लेकिन कहानियों के माध्यम से यह सभी बातें समझा दी गई हैं। ईवीएस का एक अपना अलग ही उपविषय बनाया गया है जिसमें कि समाज और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया गया। जैसे जब कहानी कही जाती है तो उस कहानी में विज्ञान भी जुड़ा होता है, ठीक। तो ऐसे विषय उपविषय थीम प्रस्तावित कर रहा है जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हों, ठीक। पाठ्य पुस्तक में प्रयास है कि प्रत्येक उपविषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरें ताकि बच्चे अपने विचार सोच समझकर बनाएं। तो देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि जो ईवीएस का थीम है, ठीक, उसमें कौन कौन से पक्ष हैं, ईवीएस के थीम में कौन कौन से पक्ष हैं या किन किन रूपों में उनकी बात की गई है। जैसे कि अगर हम जो विषय बच्चा पढ़ रहा है, जो उपविषय पढ़ रहा है, जो थीम पढ़ रहा है, उस थीम का क्या क्या योगदान है, तो उसका प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष है। 3 पक्ष हैं, जो भी वे पढ़ रहे हैं बच्चे उसके 3 पक्ष हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे उपविषय थीम प्रस्तावित कर रहा है जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हों। अच्छा देखिए, एक कहानी है, मैं ईवीएस की कहानी एक बता रही हूँ आपको। पहले हम लोग को नहीं पता था किसी को कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अगर हम बच्चे को विज्ञान के विषय में रखें तो विज्ञान में है ना पाचन, भोजन का पाचन मुख से लेकर आंत तक कैसे होता है। तो ईवीएस में इसको ऐसे नहीं रखा गया। ईवीएस में एक कहानी कही गई कि एक डॉक्टर थे और उनके पास एक पेशेंट आया जिसको गोली लगी थी पेट में, तो बाद में वो ठीक तो हो गया लेकिन उसके पेट में एक छेद बना रह गया, वो छेद भरा नहीं। और उन्होंने उसमें बहुत सारे रिसर्च किए। उन डॉक्टर ने, जो डॉक्टर थे ना, वे उसको रोज देखते थे, उसमें से जो पाचक रस होता था उसको ये बाहर निकाल लेते थे। निकालने के बाद उसमें उन्होंने मछली डाली, दूध डाला और इस तरह से उसमें एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और देखा कि वह कब कितना टाइम लगता है उसको गलने में, पच जाने में, और उसके बाद खिलाने में, अगर पेट में, और अगर वो आदमी खाता था तो कितने देर में पचता था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बता दिया गया कि एक झरोखा, पेट एक झरोखा, ऐसे करके चैप्टर बना दिया गया। तो इस तरीके से जो विज्ञान का विषय है पाचन, उस पाचन को सीधे से न बता के उसको एक अलग थीम में बना दिया गया, भोजन, ठीक। एक अलग थीम बनाया गया भोजन, और भोजन एक दूसरा थीम है, ये याद रखिएगा। अभी मैं आगे थीम के बारे में बात करूंगी क्योंकि थीम से हर ईयर में, मतलब सीटेट में कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं थीम से जुड़े, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा उससे जुड़े कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं उनकी बात करूंगी ताकि एक नजरिया बन सके कि अगले में क्या आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो हमने क्या जाना कि बच्चा समग्र रूप में सीखता है, इसलिए उसको अलग अलग विषय नहीं दिए गए, विज्ञान को अलग नहीं किया गया, सामाजिक अध्ययन को अलग नहीं किया गया, इन दोनों को एक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब एक में रहेंगे तो बच्चा उसको पूरी तरह से समझेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तीसरा, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और चौथा, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो जब भी ऐसा है ना, पाठ को कम करने के लिए, किसी चीज को आसान बनाने के लिए, तो समझ लो ना कि उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो जब बात आसान की आ गई, बात क्या आ गई यहाँ पे कम करने की, तो ये जिन एनसीईआरटी ना टीचर्स के लिए कभी आसान नहीं रही, ठीक। तो ये तो बिल्कुल ही गलत। एनसीईआरटी टीचर्स को भी एक साधन बना रही है और साधन हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए।
तो टीचर अगर साधन है तो श्रेष्ठ होना चाहिए, उसके अंदर तो ढेर सारी समझ होनी चाहिए ना। तो जब आप टीचर बनोगे तो आपके अंदर ढेर सारी समझ होनी चाहिए, आपको बेस्ट बनना है। तो इसलिए एनसीईआरटी आपको कोई आसान और कम करने जैसा काम दे ही नहीं सकती। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। अब बचे 2 ऑप्शन, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, मतलब वो अपने परिवेश को जाने और बेहतर जाने। और दूसरी चीज हमने क्या कहा था कि जो बच्चा है वह अपने परिवेश को समग्र रूप में देखता है। और दूसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ठीक, तो यहाँ स्थानीय परिवेश की बात करें, जो बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे हैं जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। अंतः संबंधित समझ, बच्चा इतना लंबा तो हिंदी भी नहीं समझ सकता, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझेगा। तो ऐसी चीजें आप इसको ना कर दिया करो। तो ऑप्शन क्या सही है? पहला, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। जब भी एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, जब ये आसान कम जैसे वर्ड आए, निगेटिव वर्ड आए, तो उनको तो आंख बंद करके भी आप छोड़ सकते हो। जब भी बहुत बड़ी लेंदी हिंदी के वर्ड्स आ जाएं, छोड़ दो, आराम से छोड़ दो। क्योंकि बच्चे से संबंधित, अगर टीचर से संबंधित आया तो फिर रख लो, फिर एक बार उसको पढ़ो। लेकिन अगर बच्चे से संबंधित इतना लेंदी आए ना, छोड़ दो। क्योंकि बच्चे के बारे में ना बड़े अनौपचारिक रूप से एनसीईआरटी की ईवीएस में समझाया गया, बिल्कुल भी औपचारिक नहीं बना गया। वही भाषा, वही चीजें बताई गई हैं जो बच्चे के आसपास से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसीलिए जो ईवीएस है उसका नाम भी रखा गया है आसपास। ठीक, तो अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। दूसरा, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तीसरा, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। चौथा, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो हमने क्या कहा था कि जब भी कम की बात हो तो भूल ही जाओ। ठीक, तो इनको हटा ही दो। दूसरा, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। रीजन नहीं बताया ना कि क्यों किया गया, तो इसको भी हटा दो। तीसरा, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। भाई क्यों है, ये तो इसने बताया ही नहीं, तो इसको भी हटा दो। यहाँ कोई रीजन नहीं है, इसलिए हमने इनको हटा दिया। बचता एक, पहला, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसलिए वर्गीकरण नहीं किया गया। ठीक, तो ये हमारा सही हो गया पहला। अगला देखते हैं। अच्छा, अब हम जब थीम की बात कर रहे हैं तो थीम भी जान लेते हैं कौन कौन सी थीम है। तो देखिए, जो थीम है ना ईवीएस की, वह 6 भागों में बटी है, मतलब 6 थीम में बांटा गया है। अब कैसे याद करोगे इन 6 थीमों को? मैं थीम अभी आपको नहीं बता रही हूँ, इन थीम को मत देखो, बस मुझे सुनो। सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है ना, तो वह किससे मिलता है? मम्मी से। ठीक, और डॉक्टर से बेहतर तो कोई दोस्त नहीं होता उस समय, वही तो उसको जन्म देते हैं ना अच्छे से, मतलब बाहर निकालते हैं, उसको फ्रेश करते हैं। तो सबसे सबसे अच्छा दोस्त कौन हो गया? डॉक्टर। ठीक, तो सबसे पहले बच्चा किससे मिला? अपने परिवार से और मित्र से। ठीक, तो पहली थीम क्या हो गई? परिवार और मित्र। उसके बाद मम्मा उसको फीडिंग कराती है, वही फीडिंग उसका भोजन है, तो दूसरा थीम क्या हो गया? भोजन। जब बच्चा कुछ महीनों का हो जाता है तो क्या पीता है? पानी। तो तीसरा क्या हो गया? थीम पानी। और जब पानी पी लेता है तो उसको फिर एक रूम की जरूरत पड़ती है ना, बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको रूम की जरूरत पड़ती है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेल कूद सके, अपने सामान अपने रख सके। तो चौथा हो गया आवास। ठीक, और उसके बाद बच्चा यात्रा करता है, घर से स्कूल तक की वो यात्रा होती है उसकी, जो उसकी समझ, जब से बच्चा समझने लगता है तब से पहली यात्रा उसकी स्कूल की ही होती है ना। तो 5वां थीम हो गया यात्रा, और जब स्कूल में जाता है तो तमाम कार्य करता है। हाँ, आप उसे बहुत कुछ बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पर 6वीं थीम हो गई, हम चीजें कैसे बनाते हैं। याद हो गया 6 थीम। पहली थीम परिवार और मित्र,
दूसरी थीम भोजन, भोजन के बाद होता है पानी, पानी के बाद होता है आवास मतलब रहना, और जब घर रहने को मिल जाए तो फिर यात्रा, और यात्रा हो जाए तो फिर चीजें बनाना। हम चीजें कैसे बनाते हैं, हो गया। अब देखो जो पहले थीम है ना परिवार और मित्र, तो यह चार उप थीम में बटा हुआ है, ठीक। अब उप विषय चार हैं, चार उप थीम है। वे चार उप थीम क्या है? पहला है रिलेशन, को रिलेशन मतलब आपसी संबंध। परिवार के साथ बच्चे का क्या संबंध होगा या दोस्तों के साथ उसका क्या संबंध होगा, यह हो गया आपसी संबंध। और दूसरा संबंध बच्चा बनाता है सिर्फ खेलने के लिए ना, और मम्मी पापा कराते हैं काम, तो दूसरा हो गया काम और खेल। तीसरा बच्चों के दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, तो तीसरा जानवर और चौथा पौधे। छोटा बच्चा सबसे ज्यादा जानवर और पौधों से ही खेलता है, पौधों को तोड़ना मोड़ना, उनके फूल तोड़ना और जानवरों के साथ खेलना, उनके बाल नोचना, एक आम बच्चे का सबसे फेवरेट होता है ना। तो यह हो गए 6 थीम और 4 उप थीम। और पता है हर साल हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं, तो रट लो, नहीं समझ लो, रटोगे क्यों, रटना गलत बात है, समझ लो, ठीक। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो पिछले साल आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य उप थीम में से एक नहीं है। मुख्य उप थीम जो हैं तो हम जान लेते हैं कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला थीम हमने क्या बताया था, परिवार और मित्र। दूसरा थीम क्या था, जब परिवार और मित्र बने, परिवार मित्र के बाद भोजन चाहिए बच्चे को, तो भोजन दूसरा हो गया। तीसरा उसको पानी चाहिए, तो तीसरा है नहीं। चौथा उसको रहने के लिए आवास चाहिए। पांचवा उसको यात्रा चाहिए, यात्रा करने के। और छठवां होता है हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक। तो दूसरा चौथा छठवां तीनों यहाँ पे है। काम और खेल इसमें नहीं है, तो काम और खेल कहाँ है, पहले वाले में। पहला क्या है, पहला परिवार और मित्र। परिवार और मित्र में क्या होते हैं, सबसे पहला होता है इनके बीच का संबंध, ठीक। इसमें 4 उप थीम है ना, तो पहला है इनका आपस में संबंध। उसके बाद दूसरा है काम और खेल, तो यह दूसरा उप थीम हो गया, ठीक। पहले प्रमुख थीम का यह दूसरा उप थीम हो गया काम और खेल। तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे, ठीक। तो याद हो गया ये, हमें लगता है पूरी तरह से आपको याद हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। यह बताया जा रहा है जब ईवीएस का सिलेबस बनाया गया ना, जब पाठ्यक्रम बनाया गया, तो उस समय क्या चुनौती थी, क्या मुश्किलें आई, उनके बारे में यह आवश्यक समझा गया कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो कहा जाता है कि बच्चा, जब क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है और वह अपनी मदर टंग में बात कर रहा है, अपनी मातृभाषा में आपसे बात कर रहा है। जैसे कि बच्चा आया, अभी हम अपने यहाँ की बात करें, बच्चा स्कूल आया, उसने भोजपुरी में आपसे बात की, बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने बताया किसी तोते को, किसी पक्षी के बारे में बताया कि यह तोता है, ठीक है। और बच्चा कह रहा है नहीं ये तो मिट्ठू है, यह सुग्गा है, ठीक। तो बच्चा अपने भाषा में बता रहा है, अपने मदर टंग में, जो उसने आसपास से सुना है। तो अब आप उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे को डांटेंगे कि नहीं इसे तुम तोता ही बोलो। दूसरा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके सुग्गा शब्द को एक्सेप्ट करेंगे और उसे बताएंगे कि हाँ सुग्गा और तोता दोनों एक ही होते हैं। तीसरा, आप उसे डांट देंगे कि आज से कभी अपनी मदर टंग में बात नहीं करना। चौथा, आप बच्चे की शिकायत उसके पेरेंट्स से करेंगे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हो जाते हैं कि आप क्या करेंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे का समाज, उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी वो बच्चा आपको बता रहा है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए, रिस्पेक्ट दीजिए और एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद बच्चे को समझाइए अपनी लैंग्वेज में।
देख पाठ्य यहाँ से मैं बता दूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगला, पाठ्य पुस्तक लिखते समय मुख्य प्रश्न था कि हम किन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए अब एनसीईआरटी नेशनल है ना, तो पूरे देश के बारे में है, तो यहाँ पर किसी एक बच्चे को तो संबोधित नहीं किया जा रहा है। और हम अपने भारत के बारे में तो जानते ही हैं, अनेकता में एकता और विभिन्नताएं तो हमारे देश की खासियत है। तो और कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं हमेशा ठंड रहती है, कहीं हमेशा गर्मी रहती है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं टापू है। तो ऐसे देश में हम रह रहे हैं, तो हम अपने देश में हर तरह के बच्चे हैं, ढेर सारी बोली, ढेर सारी भाषा। तो ऐसे में हम किन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं? जब एनसीईआरटी का बन रहा है तो हम किस बच्चे के लिए बनाएं, कौन सा बच्चा समझेगा इसे? तो यह सबसे बड़ा प्रश्न था। क्या वे किसी बड़े शहर के किसी बड़े विद्यालय के बच्चे हैं, या किसी झुग्गी झोपड़ी किसी विद्यालय के, या किसी एक ग्रामीण स्कूल के, या फिर दूर दराज के किसी पहाड़ी इलाके के स्कूल के? ये सारी समस्याएं थी। इतनी विविधताओं को पाठ्य पुस्तक में कहीं कैसे समाहित किया जाए? सही में सब बहुत सारी विविधताएं होती हैं हर जगह। जेंडर, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि सभी को समाहित करना था। जाहिर सी बात है, आप किसका नाम लेके कहानियां तो सुना रहे हो। कहानियों में हर जगह, जैसे कि आपने एक ही धर्म के बारे में नहीं बता सकते, एक ही जेंडर को नहीं ले सकते, एक ही संस्कृति की बात नहीं कर सकते, आपको सबकी बातें करनी होती हैं। ठीक, बच्चों को व्यक्तियों में होने वाली भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए, ये कुछ मुख्य मुद्दे थे जो पाठ्यक्रम में समाहित किए गए हैं तथा जिन्हें अध्यापकों को भी अपने तरीके से संभालना है। मैंने एक टॉपिक आपसे चर्चा किया था, छुआछूत। ठीक, जैसे दादी और बाबा क्या होते हैं, वे लोग जो बूढ़े लोग हैं वे छुआछूत को बहुत ज़्यादा मानते थे कि अमुक जाति का है, अमुक कास्ट का है, तो उसके यहाँ का पानी नहीं पीना, उसके यहाँ कुछ खाना नहीं, उसको अपने बर्तन में नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। छोटे बच्चे को आप कैसे इसको समझाएं कि इसे दूर करना है। या एक टॉपिक मैंने आपसे चर्चा की थी बाल यौन शोषण के बारे में। काफ़ी बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है इसकी वजह से। तो आप बच्चे को कैसे, इतना संवेदनशील मुद्दा, आप बच्चे को कैसे समझाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? तो यह समझाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इन सब को ज़रूरत पड़ती है कि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक में तो इसको लिख दिया गया, अब अध्यापक को इसे अपने तरीके से बच्चे को समझाना है। ठीक, और बच्चे को संवेदनशील बनाना है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बच्चे में किन किन गुणों का विकास करना है। बच्चे को जो भी हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे को जेंडर के प्रति, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा और इनके प्रति कैसे संवेदनशील बनाया जाए, ये भी मुद्दा है। या फिर बच्चे को संवेदनशीलता का मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक, और इस विषय से जुड़े मुद्दों पर, अच्छा हाँ, टीचर्स के लिए खास बात यहाँ पर बताई गई है। इस विषय से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने से पहले इस विषय का पाठ्यक्रम पढ़ लें। और इस विषय का पाठ्यक्रम जो है ना, वह एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगला हम देख लेते हैं, पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है। इस पे हमने पहले ही चर्चा कर ली है। हाँ, अब जो चर्चा हमें करनी है खास बात पे, उस पे आते हैं हम, कि बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, जिससे उनके रटने की प्रवृत्ति कम हो। और सबसे खास क्वेश्चन जो बनता है, परिभाषा, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय, इनको स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, ये समझिएगा कि ईवीएस में किन चीज़ों को स्थान नहीं दिया गया है। तो परिभाषाओं को, वर्णन को और अमूर्त प्रत्यय को, मतलब जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में नहीं बताया गया, उन्हीं के बारे में बताया कि जो हमारे आसपास से बच्चा कनेक्ट कर सकता है। ठीक, पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना तो सरल होता है, लेकिन चुनौती क्या होती है कि बच्चे को ऐसे समझाया जाए कि बच्चा अपना विचार प्रकट करे, अपनी उत्सुकता को बढ़ाए
करके सीखे, प्रश्न करे और प्रयोग कर सके। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि बच्चा सीखेगा कैसे। जानकारियां तो हम कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उन जानकारियों को बच्चा कैसे समझेगा। ठीक, बच्चे पाठ्य पुस्तकों से खुशी खुशी जुड़े, उनके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है, जैसे किस्से, कहानियाँ, संवाद, कविताएं, पहेलियाँ, हास्यखंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, और एक यहाँ से। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से, कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं है, तो पूछा जाता है कि ईवीएस के पुस्तक में भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, औपचारिक या अनौपचारिक। तो यह बच्चों की बोलचाल की भाषा है, यानी अनौपचारिक है। आते हैं क्वेश्चन इससे जो पूछा गया है पिछले एग्जाम में। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? ठीक, तो कौन सी है सबसे प्रभावशाली युक्ति? तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं ना जो एग्जैक्ट सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं इन्हीं से। ठीक, यहाँ पे लिया गया है बच्चे पाठ्य पुस्तक से खुशी खुशी जुड़े, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया। ठीक है, और यहाँ बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पाठ्य पुस्तक का पठन बिल्कुल नहीं, शिक्षक द्वारा व्याख्यान बिल्कुल नहीं, कक्षा निर्देशन बिल्कुल नहीं। कौन सा सही होगा? किस्से और कहानियाँ। अब देखिए बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। ठीक, इससे ना इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे आपको याद करना है। ठीक, समझना है और याद करना है। बच्चों के मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी। आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? यह मूल्यांकन के पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, कौन ये संकेतक है, मूल्यांकन के संकेतक। तो इनमें से किन संकेतकों का आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? जैसे बच्चे ने एक सेव का चित्र देखा, एप्पल का चित्र बना हुआ है, या फिर ऐसा चित्र बना हुआ है कि बच्चा क्या कर रहा है, एक सपेरा है और सपेरा बीन बजा रहा है। ठीक है, तो बच्चा उस चित्र को देखकर क्या करेगा, क्या क्या बना सकता है, क्या वह सोच सकता है उसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर उसी के आप कैसे मूल्यांकन करेंगे उसके संकेतक दिए हैं। अब देखिए, जो मूल्यांकन के संकेतक हैं वे कौन कौन से हैं? अवलोकन और रिपोर्ट करना, चर्चा करना, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, प्रश्न करना, ठीक, विश्लेषण, प्रयोग करना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता। ये इतने मूल्यांकन के संकेतक हैं। अब देखिए, अवलोकन और रिपोर्ट करना, वर्णन सुनाना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना, ये सब कैसे होता है? यहाँ से देखिए, ये रहा इसका। अवलोकन करना और रिपोर्ट करना। अवलोकन मतलब किसी चीज को देखना और उसके बारे में रिपोर्ट करना। एक कहाँ से आता है? चित्र देख के या फिर वर्णन सुन के। तो यहाँ पर क्या है? अवलोकन और अभिलेखन। ठीक, अगला यहाँ पे चर्चा करना। चर्चा बच्चा किस चीज पे करता है? चित्र देख के बच्चा चर्चा नहीं करता है। बच्चे ने कुछ सुना, उस पर चर्चा करेगा, कुछ बोला, उस पर चर्चा करेगा, अपनी राय देगा या दूसरों की राय पूछ सकता है। अभिव्यक्ति बच्चा कैसे कर सकता है? चित्रों के द्वारा। ठीक, तो इस क्वेश्चन से देखिए, बच्चा चित्र बनाकर क्या क्या कर सकता है? अवलोकन कर सकता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। ठीक, ये दो काम कर सकता है। अब उस समय जिस एज में बच्चा होता है इतना समझदार नहीं होता कि उस चित्र को देखकर व्याख्या कर सके, वर्गीकरण कर सके
प्रश्न कर सके, ठीक। तो चित्र देख के वो दो काम कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है और अवलोकन कर सकता है, ठीक। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे है क्या ऑप्शन, तो ठीक है, अवलोकन यहाँ पे कर सकता है और अभिव्यक्ति कर ले रहा है, दोनों काम वो कर ले रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए और बी। विश्लेषण और प्रयोग चित्र देख के नहीं किए जा सकते, तो इसलिए ये काम नहीं कर सकता बच्चा। तो जो संकेतक होते हैं उन संकेतकों को आप जान लीजिए। अगर हम संकेतक जैसे हमने मूल्यांकन किया, अभी मूल्यांकन के संकेतक काम कैसे करते हैं, जैसे बच्चे के गुण हमें देखना है। बच्चे को कोई काम हमने दिया, और जैसे कि हमने एक कोई ग्रुप बनाया बच्चों का और उन्हें कोई काम दे दिया, ठीक। अब बच्चा कितनी जिम्मेदारी ले रहा है या नहीं ले रहा है, वह लोगों अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, इसके आधार पर हम एक संकेतक का प्रयोग करते हैं। वह संकेतक है सहभागिता, ठीक। बच्चा काम कैसे कर रहा है वह उसके आधार पे हम कह सकते हैं बच्चा सहभागिता से जुड़ा है। दूसरा, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। अगर किसी वंचित लोगों के प्रति बच्चा संवेदनशीलता दिखाता है, विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है, तो बच्चा न्याय और समानता के प्रति जागरूक है। दूसरा, बच्चों कोई भी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट जिसे कहते हैं कि कोई भी बेकार से बेकार चीज़ों को बच्चा अगर उनका प्रयोग कर रहा है, उनका कोई जुगाड़ कर रहा है, मतलब खराब चीज़ों से कोई नई चीज़ बना रहा है, तो हम कह सकते हैं बच्चा में प्रयोग करने की क्षमता है। पूर्व अनुमान परिकल्पना करना, ठीक है, प्रश्न करना, जिज्ञासा व्यक्त करना, समालोचनात्मक चिंतन करना, अच्छे प्रश्न बनाना। अगर बच्चा प्रश्न करता है तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर बच्चा अगर ग्रुप बना ले रहा है कोई काम करने के लिए और तुलना करना सीख ले रहा है, दो चीज़ों में तुलना करना, तो हम कह सकते हैं बच्चे को वर्गीकरण करना आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर बच्चा तर्क दे रहा है किसी चीज़ को, आपने कोई चीज़ उसको बताई, बच्चा तर्क दे रहा है दो चीज़ों का, जैसे रीजनिंग बच्चे को आ रही है कि दो अलग अलग चीज़ें आपने बताई, जैसे कि मछली, कछुआ और इसी तरह से सांप और अगर आपने कहा है बाज, तो इसमें अगर आपने कहा कि दो चीज़ों को और गौरैया, इसमें दो चीज़ें एक जैसी हैं, कौन सी हैं इनको बताओ, तो अगर बच्चे इसका वर्गीकरण कर ले रहा है, ठीक है, इनमें तुलना कर ले रहा है, तो हम कहेंगे बच्चे में वर्गीकरण का गुण आ चुका है, ठीक। अब अगला हम देख लेते हैं इसके साथ ही, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। हमने इतने सारे संकेतक के बारे में देखा, वे संकेतक क्या हैं, सहभागिता थी, प्रश्न पूछना भी था और न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी था, लेकिन याद करना कोई भी संकेतक नहीं है। और हमने पहले भी बात की थी कि याद करना एक निगेटिव पॉइंट है, याद करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है, समझना। तो याद करने जब भी कहीं आएगा तो वही एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है और हम उसकी बात नहीं करते हैं। अब अगला हम जानते हैं, ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। जब भी बच्चा किसी चीज़ को समझने लगेगा, जानने लगेगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्रियाशील होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है, ठीक। पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग, बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का भी विकास होगा। पाठ्य पुस्तक में प्रयास किया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। यह ध्यान देने की बात है कि पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक हैं। क्रियाओं व प्रश्नों को पाठों के अंत में न देकर उन्हें पाठ का ही हिस्सा बनाया गया है, ठीक। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि बच्चा जो है ना, उसके ज्ञान के लिए क्रियाशील होना जरूरी है, यह बताया गया। तो क्रियाशील हो कैसे होगा, जब हम उसे आसपास के माहौल से परिचित कराएंगे। जैसे किसी बाग में ले गए, बगीचे में ले गए, वहाँ चिड़ियों को देखा उसने, अलग अलग तरह के पौधों को देखा, अलग अलग पत्तियों को देखा और उसने वर्गीकरण वहाँ पे सीखा, ठीक है, क्रियाकलाप किया। अलग अलग जानवरों को देखा उसने, उनको अलग करने की, पहचानने की उसने कोशिश की।
ठीक। तो इस तरह से क्या करेगा बच्चा, वह क्रियाशील होगा और साथ ही साथ वह बहुत कुछ सीखेगा। जैसे कि मछली पानी में रहती है और कछुआ पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी चल सकता है। तो बच्चा इसे देख के समझ सकता है और बहुत बेहतर तरीके से उसके अपने विचार रख सकता है, उसके प्रति अपना एक एटीट्यूड, अपना एक नज़रिया बना सकता है। ठीक है। और इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो सही है ना। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये तो निगेटिव पॉइंट है। कहीं भी परिभाषाएं तो है ही नहीं ईवीएस में, कहीं भी ईवीएस में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, वर्णन करना तो कहीं है ही नहीं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, हाँ बिल्कुल एकीकृत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या एक है जो रचना में महत्वपूर्ण है, तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल ये तो महत्वपूर्ण है ही, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। दूसरा, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, सी भी सही है। और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, डी भी सही है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा, ए, सी और डी, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अब अगला, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन को घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो पिछले साल आया है हम उसके बारे में इस पे चर्चा करें। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों, देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और चौथा ऑप्शन है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। हमने नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना तो हम बता सकते हैं कि डी तो बिल्कुल नहीं होगा ना। मैंने कहा था ना कि जब बड़ा बड़ा हिंदी के बड़े बड़े शब्द हों तो उनको छोड़ दीजिए। तो सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल ना बच्चा जानता है ना हम जानते हैं, ठीक, यही समझ के इसको छोड़ दीजिए। तो अब जहाँ भी ऑप्शन डी हो ना वो तो होगा नहीं, तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं जो हम जानेंगे कि कैसे कि क्या होगा, तो आइए देखते हैं। पुस्तक में इस बात की काफी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें। मतलब शिक्षक और पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ नहीं है। यहाँ से ये बता रहा है कि ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ नहीं है, इसके बाहर भी एक दुनिया है। तो परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें इत्यादि ये सब भी स्रोत हैं ज्ञान के। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। ठीक, बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ा होगा। यहाँ पर देखिए, जो बच्चा जब इतिहास के बारे में अपने पेरेंट्स से जानेगा ना, तो पेरेंट्स क्या होंगे, विद्यालय से जुड़ेंगे, ठीक, और उनका योगदान बढ़ेगा। और शिक्षक को भी बच्चों के परिवार के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो अगर बच्चा बाहर से कुछ सीखता है तो क्या होगा, जैसे कि आपने कहा उसको कि एक कहानी आप घर से पूछ के आना, बच्चा गया घर पे, उसने कहानी पढ़ी, अब घर वालों को भी लगा अच्छा टीचर ने इसके टीचर क्या है इतिहास के बारे में भी बताया, उन्होंने कहानी सुनाई खुशी खुशी, और उसके बाद वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, फिर वो विद्यालय में आपसे मिलेंगे आके। ठीक, इसके साथ ही जब बच्चा उनसे सवाल करेगा तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चे में ज्ञान की वृद्धि हो रही है, बच्चा सीख रहा है, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक है। तो बच्चे के पेरेंट्स भी विद्यालय से जुड़ेंगे, समाज विद्यालय से जुड़ेगा, और साथ ही जब वे विद्यालय आएंगे तो आप भी उनसे जुड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। तो देख लीजिए इससे जुड़े हुए प्रश्न में क्या था, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बिल्कुल ये ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो ये वाला तो सही है।
दूसरा, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन हम माता पिता से भी सीख सकते हैं और समुदाय से भी सीख सकते हैं। और इसके साथ यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, बी और सी, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला, ईवीएस में ना ढेर सारे चित्र हैं, एक ही पेज पे 3 से 4 चित्र बने हुए हैं, ढेर सारे चित्र। क्यों? इतने चित्र बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो आवश्यकता ये थी कि बच्चा चित्रों को बड़े आराम से समझ लेता है, बहुत ही आसानी से समझता है बच्चों को, और उससे वह क्या करता है ना, उसको अभिलेखन कर सकता है, अवलोकन करता है, और उसके बारे में वह अपनी राय व्यक्त करता है, अपने विचार बनाता है। तो चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्यों? लेखक दल ने ध्यान रखा कि चित्र की प्रकृति लिखित बातों को प्रतिबिंबित करे। पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से बढ़ाना एक प्रमुख आधार रखा गया है। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कार्य के पूरक हों, मतलब लिखना न पड़े, चित्रों के माध्यम से बच्चा सबको समझ ले। चित्र बच्चों को खुशी तो प्रदान करेंगे, साथ ही वे उनसे कुछ सीखें भी। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में विभेद करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया, जिसकी सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है? पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ठीक, तो अवलोकन और अभिलेखन और अभिव्यक्ति, ये दोनों ही काम हो सकते हैं चित्रों के माध्यम से। ये क्वेश्चन हमने पहले भी शायद देखा है। अब बच्चा काम कैसे कर सकता है? 2 तरीके से, या तो खुद अकेले या फिर ग्रुप के साथ। ग्रुप के साथ काम करेगा तो 2 तरह के ग्रुप बनते हैं, एक तो छोटे ग्रुप और एक बड़े ग्रुप। एक ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख सकें, पारस्परिक क्रियाकलापों से एक दूसरे से सीख सकें, और मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। कोई किसी का पेंसिल मांगता है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, करते भी होंगे। अगर कह दिया जाए चित्र बना लो, तो आप किसी का पेंसिल मांगते हो, तो दूसरा आपसे स्केल मांगता है। ये वाले काम तो आप लोग भी ना बहुत किए हैं। रबड़ भी आपके पास नहीं होती, वो भी बगल वाले से मांग के काम चलाते हो। तो बच्चा भी यही करता है और आपको बहुत खुशी होती है। अपना रबड़ यूज करने से ज़्यादा खुशी होती है दूसरे का मांग के यूज करने में। तो बच्चों की रचनात्मकता की जब प्रशंसा की जाती है तो वे खुश भी होते हैं और प्रेरित भी होते हैं। ठीक, तो आगे हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पहला बना कि बच्चों की प्रशंसा क्यों की जानी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं? तो प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रशंसा करने से वे प्रेरित होते हैं। बच्चों को प्रेरणा देने के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब अगला देख लें। पाठ में प्रश्नों और क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचने या जानकारी को जांचना नहीं है। पाठ में जो प्रश्न होते हैं, वो क्रियाकलाप होते हैं, वे क्यों होते हैं? वो मूल्यांकन के लिए होते हैं। और कैसा मूल्यांकन करना चाहिए बच्चों का? ठीक, तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना होता है ना, वह अवलोकन करना चाहिए। बच्चा प्रश्न पूछे, ड्राइंग बनाए या चित्रकारी करे, समूह में चर्चा करे, तो इसके आधार पर उसकी सहयोगिता, उसकी संवेदनशीलता, उसके अवलोकन का गुण, प्रश्न पूछने का गुण, उत्सुकता, इनका मूल्यांकन करना चाहिए, न कि उनकी सूचना और जानकारी का मूल्यांकन। मूल्यांकन हमेशा उनकी विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चा कराता है। मतलब ये नहीं है कि वो खुद प्रश्न करता है, ये है कि शिक्षक जब क्रियाकलाप करा लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, वह एक प्रश्न और चर्चा का संचालन करते हैं, जिसमें कि चर्चा होगी, सभी अपने अपने मत रखेंगे, हर बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। तो ऐसा वे क्यों करते हैं? तो ऑप्शन है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करने के लिए, बच्चों को खोजने का अवसर देने के लिए, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए, और बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करने के लिए। ठीक है, उनके सीखने की क्या गति है इसके आधार पर विभेद करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं
तीसरा तो होगा ही बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ठीक, इसके साथ ही बच्चे के जो प्रक्रिया है, जो कौशल है, जो जिस तरीके से वह आंसर दे रहा है, जो चर्चा में किस तरह से वो भाग ले रहा है, ठीक, तो उसके कौशल का आकलन किया जा सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, पाठ्य प्रश्नों और क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना या जानकारी को जांचना नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। ठीक है, और क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। तो उनकी प्रक्रिया कौशल को नहीं जांचना है। प्रक्रिया कौशल को क्यों नहीं जांचना है? क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। अध्यापक बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाने का तरीका तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन में तरीके स्वयं निर्धारित करें। मूल्यांकन पर और समझ बनाने के लिए एनसीईआरटी ने एक स्रोत पुस्तक भी इस विषय पर तैयार की है, उसे भी पढ़ें। बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन उनके द्वारा की गई क्रियाओं कक्षा में तथा कक्षा के बाहर के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों के कौशल का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग और चित्रकारी समूह में चर्चा आदि के दौरान मूल्यांकन जरूरी है। इसीलिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं प्रश्न पाठ के अंदर ही दिए गए अंत में नहीं, इसे उन्हीं क्रम से करवाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को खोजने का अवसर देना। जाहिर सी बात है, जब प्रश्न किया जा रहा है, चर्चा हो रही है, तो बच्चा उसके बारे में और ज़्यादा खोजेगा, और ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, तो बी वाला भी सही है। और साथ में जो बच्चों में उनके सीखने की गति जो है उसके आधार पर विभेद करना, ताकि जो बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा धीमे सीख रहा है, कुछ बच्चा तेजी से सीख रहा है, तो उसके अनुसार अगली बार उनको ज़्यादा समय दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? बी, सी और डी, ये तीनों ही सही होंगे। अगला जान लेते हैं, पाठ्यक्रम के विकास में लेखक मंडल के सामने एक प्रमुख मुद्दा था कि समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके, चाहे वे भिन्नताएं शारीरिक क्षमताओं, आर्थिक स्थिति तथा हमारे व्यवहार के अंतर के कारण हो। संवेदनशीलता, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बना लीजिए अपना, कि बच्चों की जो भिन्नताएं, बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ाई जाए। बच्चों को, जैसे कि कोई भिन्न तरह के लोग आ रहे हैं बच्चों के सामने, जैसे कि बच्चा कोई भिन्न बच्चा है, कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई विशिष्ट बच्चा है, तो ऐसे बच्चों के साथ बच्चे संवेदनशील हों। ठीक है, या फिर कोई आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की कम है, भिन्न है, तो इन सब के प्रति बच्चा संवेदनशील हो, ये सब चीज ये बच्चे को सिखाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए इन भिन्नताओं की प्रशंसा और सम्मान करना सीखना है। अध्यापक को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सके, खासकर जब कक्षा में विशेष आवश्यकता समूह हो या फिर परेशान माहौल से आने वाले बच्चे हों। तो इस पूरी लाइन का मतलब है कि बच्चों में संवेदनशीलता का गुण भी सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, लेखक मंडल ने न केवल बच्चों के बारे में सोचा है, अपितु अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो ज्ञान सृजन करते हैं। तो यहाँ से याद नहीं, समझ लीजिए, अध्यापक कौन है? अध्यापक वो हैं जो ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक, अध्यापक कौन है? अध्यापक वो है जो ज्ञान का निर्माण करते हैं और क्या करते हैं? अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। ठीक, तो अध्यापक कौन हुए? जो ज्ञान का निर्माण करते हैं और अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक क्या है? सीखने और सिखाने की सामग्री। ठीक, सीखने और सिखाने की विद्यालय में दो सामग्रियां होती हैं, एक तो पाठ्य पुस्तक और दूसरे शिक्षक। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक भी क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या है? सिर्फ एक सामग्री है। वह सामग्री कैसी होनी चाहिए? सीखने और सिखाने के लिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन इससे आएगा अभी आगे। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, जो ईवीएस है ना, वो 3 ही क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास 3, 4 और 5 में, 3rd, 4th और 5th में ही ईवीएस पढ़ाया जाता है। क्लास 1 और 2 में ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ पर क्या है ना कि जो भी कौशल हैं और जो भी है
ईवीएस से जुड़े मुद्दे हैं वह भाषा और गणित के माध्यम से सिखाए जाते हैं। तो ये भी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े कौशल एवं सारोकार को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। और इसमें से क्वेश्चन करीब 3 या 4 साल तक आ चुका है, मतलब यानी 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका ईवीएस स्किल थ्रो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजली ग्रेड्स प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे कई क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। कक्षा 3 में शिक्षण अधिगम की शुरुआत करने से पूर्व यदि आप इसे पढ़ेंगे तो इस विषय में काफ़ी आपकी समझ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं दिया गया है, जबकि वह कैसे है, भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच्चाई है? तो पहला है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गलत। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। गलत। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। जी नहीं, सिर्फ भाषा के द्वारा नहीं होता है, गणित के माध्यम से होता है। ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये तो है ही। दूसरों बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, परिभाषा तो है ही नहीं कहीं। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, मतलब कि वो इसके लिए सही हो, वो नहीं होता है। ठीक, बस हमारा इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस 4 पेज, ठीक, 4 पेज अगर आपने पढ़ लिए तो 8 नंबर पक्के। ठीक, तो पढ़ लेना। ओके, धन्यवाद।